नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारा दिमाग असल में सोचता कैसे है? आज हम डैनियल कानेमैन के इसी कमाल के काम को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारे दिमाग के अंदर चल रही दो अलग अलग सिस्टम्स की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। चलिए ज्यादा देर नहीं करते, सीधे एक सवाल पर आते हैं। अपने दिमाग को थोड़ा काम पर लगाते हैं। इस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। अगर आप भी ज्यादातर लोगों की तरह हैं, तो दिमाग में फौरन एक जवाब कौंधा होगा, 10 सेंट, है ना? लेकिन यही तो सारा खेल है। ये जवाब गलत है। सही जवाब है सिर्फ 5 सेंट। अब हिसाब लगाइए, अगर बॉल 5 सेंट की है तो बैट उससे $1 महंगा, यानी $1 5 सेंट का हुआ, और दोनों मिलाकर हो गए $1 10 सेंट। सिंपल। तो सवाल ये उठता है कि हमारा दिमाग इतनी सीधी सीधी गलती इतनी आसानी से कर कैसे देता है? बस यही गुत्थी सुलझाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। कानेमैन बताते हैं कि इस सवाल का जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। सोचिए, हमारे दिमाग के अंदर ना 2 किरदार हैं जो हमारे हर विचार और फैसले पर असर डालते हैं। चलिए मिलते हैं सिस्टम 1 और सिस्टम 2 से। ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग हैं। सिस्टम 1 वो एकदम तेज तर्रार है, फटाक से फैसले लेता है, भावनाओं पर चलता है। और सिस्टम 2 वो जरा आलसी है, सोच समझकर आराम से लॉजिक के साथ काम करता है। अच्छा, इन दोनों को और अच्छे से समझने के लिए देखते हैं कि ये अलग अलग सिचुएशन में काम कैसे करते हैं। जैसे 2 और 2 कितने होते हैं? इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत पड़ी। 4। जवाब आने में एक पल भी नहीं लगा, है ना? कोई मेहनत नहीं। ये है हमारे सिस्टम 1 का कमाल, तेज और ऑटोमेटिक। ठीक है, अब 17 को 24 से गुणा करें तो क्या आएगा? देखा, अब दिमाग को जोर लगाना पड़ा, रुकना पड़ा, सोचना पड़ा, कैलकुलेट करना पड़ा। ये मेहनत वाला काम है सिस्टम 2 का। तो बात ये है कि सिस्टम 1 हमेशा ऑन रहता है। चेहरे पहचानना, बातें समझना, डर लगना, ये सब वही करता है। और सिस्टम 2 वो बड़ा आलसी है। वो अपनी एनर्जी बचाता है। मैदान में तभी उतरता है जब कोई मुश्किल काम हो, जैसे कोई नई चीज सीखना या मैथ्स का सवाल हल करना। अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। जब ये दोनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, और इसी गड़बड़ को हम संज्ञानात्मक भ्रम या सोच का भ्रम भी कहते हैं। चलिए उस बैट बॉल वाले सवाल पर वापस चलते हैं और देखते हैं कि वहां हुआ क्या था। सवाल सामने आते ही हमारे तेज तर्रार सिस्टम 1 ने फटाक से जवाब दे दिया, 10 सेंट। अब जिम्मेदारी थी हमारे सिस्टम 2 की कि वो इसे चेक करे, पर वो तो ठहरा आलसी। उसे जवाब ठीक ठाक लगा तो उसने ज्यादा मेहनत ही नहीं की और बस हो गई गलती। इस हालत को कॉग्निटिव ईज या संज्ञानात्मक सहजता कहते हैं। मतलब जब दिमाग को लगता है कि सब कुछ आसान है, जाना पहचाना है, तो वो ज्यादा सवाल जवाब नहीं करता। वो अपने कंफर्ट जोन में रहता है और सिस्टम 1 पर आंख मूंद कर भरोसा कर लेता है। लेकिन यही एक प्रॉब्लम है। सिस्टम 1 जो तेजी से काम करने के लिए शॉर्टकट अपनाता है ना, वो शॉर्टकट कभी कभी बहुत महंगे पड़ जाते हैं। खासकर तब जब हम थके हों, टेंशन में हों या किसी बात की जल्दी में हों। ऐसे में हमारा लॉजिकल दिमाग यानी सिस्टम 2 ठीक से काम नहीं कर पाता और हम पूरी तरह से सिस्टम 1 के शॉर्टकट पर निर्भर हो जाते हैं, और यहीं गलतियां होने का खतरा बढ़ जाता है। इसका एक बहुत आम सा उदाहरण देखिए। कोई इंसान अगर अच्छे कपड़े पहने हैं और बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहा है तो हम फौरन मान लेते हैं कि वो बहुत काबिल होगा, है ना? ये एक शॉर्टकट ही तो है। इस आदत को नैरेटिव फैलेसी या कथात्मक भ्रम कहते हैं। मतलब हमारा दिमाग अधूरी कड़ियों को जोड़कर एक कहानी बना लेता है, क्योंकि कहानियां उसे अच्छी लगती हैं, भले ही वो कहानी सच न हो। सिस्टम 1 को हर चीज में एक पैटर्न, एक मतलब चाहिए, चाहे वो वहां हो या न हो। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो क्या ये सोचा जाएगा कि कौन सा सिस्टम काम पर लगा है? तेजी से काम करने वाला सिस्टम 1 या फिर सोच समझकर चलने वाला सिस्टम 2? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम किसी चीज को लेकर 100% श्योर होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हम पूरी तरह गलत थे? आज हम इसी पहेली को समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे आत्मविश्वास और असलियत के बीच इतनी बड़ी खाई क्यों होती है। तो सवाल यही उठता है, आखिर हम अपनी समझ पर इतना भरोसा कर कैसे लेते हैं, तब भी जब हम अक्सर गलत साबित होते हैं? ऐसा क्या है हमारे सोचने के तरीके में जो हमें इतना आत्मविश्वासी बना देता है, भले ही सबूत कुछ और ही इशारा कर रहे हों?
तो सबसे पहले बात करते हैं समझ के भ्रम की। ये है क्या? असल में ये हमारे दिमाग का एक शॉर्टकट है जो इस जटिल दुनिया को बहुत ही ज्यादा सरल बनाकर हमारे सामने पेश करता है, और इस चक्कर में हम कई जरूरी बातें नजरअंदाज कर जाते हैं। एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है ड्राइविंग का। अगर ज्यादातर लोगों से पूछा जाए तो उन्हें यही लगता है कि वो एक अबव एवरेज ड्राइवर हैं। लेकिन सोचिए, क्या ये मुमकिन है? गणित के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। हम सब के सब औसत से बेहतर कैसे हो सकते हैं? इसी को कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस बायस, जहां हम अपनी क्षमताओं को हकीकत से कहीं ज्यादा आंकते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा दिमाग ये करता कैसे है? ये सारे भ्रम आते कहां से हैं? जवाब बड़ा दिलचस्प है, कहानी सुनाकर। जी हां, हमारा दिमाग एक पैदाइशी कहानीकार है जो अधूरी जानकारी को भी जोड़ तोड़कर एक सीधी सरल कहानी बना देता है। इसी को नैरेटिव फैलेसी कहा जाता है। मतलब हमें ना उलझी हुई बिखरी हुई सच्चाई पसंद नहीं आती। हमें पसंद है साफ सुथरी सीधी सादी कहानियां, जिसमें एक शुरुआत हो, एक विलेन हो, एक हीरो हो और एक आसान सा अंत हो। जैसे किसी कामयाब कंपनी को ही देख लीजिए, कहानी क्या बनती है? अरे उसका सीईओ जीनियस था, या उनकी स्ट्रैटेजी तो कमाल की थी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लेकिन असलियत में कहानी बहुत पेचीदा होती है। अच्छी स्ट्रैटेजी तो थी, लेकिन साथ में थी कड़ी मेहनत, सही मार्केट टाइमिंग और हाँ, किस्मत भी। ये समझ का भ्रम का एक क्लासिक केस है। और दिमाग की ये कहानी बनाने की आदत सिर्फ गुजरे हुए कल पर ही नहीं रुकती, ये हमारे आने वाले कल, हमारी भविष्यवाणियों पर भी उतना ही असर डालती है। चलिए देखते हैं कैसे। यहां हम बात करेंगे प्लानिंग फैलेसी की। ये नाम सुनने में भारी भरकम लग सकता है, पर ये हम सब ने महसूस किया है। ये वो टेंडेंसी है जब हम किसी भी काम के लिए लगने वाले टाइम और मेहनत को बहुत कम आंकते हैं और उसके फायदों को बहुत ज्यादा। सोचिए एक स्टूडेंट के बारे में। उसे एक प्रोजेक्ट मिला, उसने सोचा अरे ये तो 2 दिन का काम है, लेकिन हुआ क्या? उसे पूरा 1 हफ्ता लग गया। क्यों? क्योंकि हम जब प्लान बनाते हैं ना, तो हम बेस्ट केस सिनेरियो सोचते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि अरे बीच में दिक्कतें भी तो आ सकती हैं, और असल जिंदगी में दिक्कतें आती ही हैं। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हम आप जैसे आम लोगों के साथ नहीं होता। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन, वो भी अपनी भविष्यवाणियों में अक्सर बुरी तरह गलत होते हैं। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी। मतलब जानकारी भले ही कम हो, लेकिन अपने फैसले पर भरोसा पूरा होता है। अब आते हैं 2 ऐसी चीजों पर जिनसे हमारे कहानी बनाने वाले दिमाग को खास दिक्कत होती है। एक है किस्मत और दूसरा है आंकड़े। हमें हर चीज में कोई ना कोई पैटर्न, कोई वजह चाहिए, भले ही वहां कुछ भी ना हो। यहां एक कॉन्सेप्ट आता है रिग्रेशन टू द मीन। यह सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। कोई भी असाधारण घटना, चाहे बहुत अच्छी हो या बहुत बुरी, उसके बाद जो होगा वो ज्यादातर नॉर्मल या औसत ही होगा। हमारा दिमाग इसे मानने को तैयार नहीं होता। वो तो हर उतार चढ़ाव के पीछे एक कहानी ढूंढता है। एक एथलीट का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए उसने एक मैच में कमाल कर दिया, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब अगर अगले मैच में उसका प्रदर्शन सिर्फ ठीक ठाक रहा तो लोग क्या कहेंगे? अरे इसका तो फॉर्म चला गया। नहीं, ये रिग्रेशन टू द मीन है। एक कमाल के प्रदर्शन के बाद औसत की तरफ लौटना स्वाभाविक है। ये आंकड़ों का खेल है, स्किल का नहीं। तो इतना सब जानने के बाद सवाल उठता है, क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग के इन जालों से बच सकते हैं? खुशी की बात यह है कि हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। कुछ तरीके हैं जिनसे हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो क्या है ये टूल किट? पहला, सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर मत चलिए, डेटा पर भरोसा कीजिए। आंकड़े क्या कहते हैं वो देखिए। दूसरा, बाहरी नजरिया लीजिए। मतलब देखिए कि पहले जब किसी ने ऐसा ही काम किया था तो नतीजा क्या निकला था। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, विनम्र बनिए। ये मान लेना कि हम गलत हो सकते हैं, यही बेहतर फैसले लेने की तरफ पहला कदम है। तो कुल मिला के बात क्या है? सीधी सी बात है कि हमारा दिमाग हमें बेवकूफ बनाने में माहिर है। ये दुनिया को समझने के लिए आसान आसान कहानियां बना लेता है, अपनी काबिलियत को बढ़ा चढ़ाकर देखता है और किस्मत के रोल को तो लगभग भूल ही जाता है। लेकिन अगर हम इन आदतों को पहचान लें तो हम यकीनन ज्यादा समझदारी से फैसले ले सकते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, अगली बार जब कोई फैसला, कोई प्लान एकदम परफेक्ट लगे, जब दिल से आवाज आए कि हाँ यही सही है, तो क्या हम 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और खुद से पूछेंगे, मेरा दिमाग मुझे कौन सी कहानी सुना रहा है? बस ये एक सवाल शायद हमें एक बड़ी गलती से बचा सकता है। इस पर सोचने के लिए शुक्रिया।
नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि हम अपने फैसले लेते कैसे हैं? अक्सर हम सबको यही लगता है ना कि हम बहुत सोच समझकर एकदम लॉजिक के साथ कोई फैसला करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हमारा दिमाग अनजाने में ही कुछ सीक्रेट शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। अब ये शॉर्टकट्स हमें तेजी से सोचने में मदद तो करते हैं, पर कभी-कभी यही हमें गलत रास्ते पर भी ले जाते हैं। तो आज हम इन्हीं दिमागी शॉर्टकट्स और उनसे होने वाली आम गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे। एक सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है? स्क्रीन पर देखिए, एक इंसान है जो काफी शांत रहता है, चश्मा पहनता है और उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। अब बताइए, दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? उसके लाइब्रेरियन होने की संभावना ज्यादा है या किसान होने की? जो भी जवाब मन में आए उसे याद रखिएगा। इस पर हम लौटेंगे बहुत जल्दी। ओके, तो उस सवाल को समझने के लिए ना पहले ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। देखिए, हमारे दिमाग के काम करने के दो मोड हैं। एक है सिस्टम 1 जो बहुत तेज है, ऑटोमेटिक है, मतलब गट फीलिंग वाला सिस्टम, और दूसरा है सिस्टम 2 जो धीमा है, लॉजिकल है और जिसे इस्तेमाल करने में काफी मेहनत लगती है। अब क्योंकि हमारे दिमाग को अपनी एनर्जी बचानी होती है, तो वो ज्यादातर टाइम सिस्टम 1 पर ही चलता है। और ये जो तेज वाला सिस्टम 1 है, ये फटाफट काम करने के लिए कुछ दिमागी शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करता है। इन्हीं को ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं। ये आप समझिए दिमाग के अपने बनाए हुए रूल्स ऑफ थंब हैं, जिनसे वो बिना सारी जानकारी जांचे तुरंत किसी नतीजे पर पहुंच जाता है। जैसे कोई चीज बहुत महंगी है तो मान लेना कि वो अच्छी ही होगी। ये एक ह्यूरिस्टिक है। तो चलिए सबसे पहले उस शॉर्टकट को देखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। इसे कहते हैं अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, यानी जो चीज आसानी से याद आ जाए उसी को सच मान लेने का धोखा। जरा इस सिचुएशन के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने अभी अभी न्यूज पर एक प्लेन क्रैश की खबर देखी है, तो क्या इसके बाद हवाई यात्रा बहुत ज्यादा खतरनाक लगने लगती है? ज्यादातर लोगों के लिए इसका जवाब होगा हाँ, बिल्कुल। अब देखिए, मजे की बात यह है कि जो हम महसूस करते हैं और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमें हवाई यात्रा में रिस्क लगता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि कार चलाने से तो ये कहीं ज्यादा सेफ है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो डरावनी और नाटकीय घटनाएं होती हैं, जैसे प्लेन क्रैश, वो हमें आसानी से याद रह जाती हैं। मीडिया भी उन्हीं को दिखाता है और हमें लगने लगता है कि ये सब बहुत आम है। और बस यही है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। जो घटना हमारे दिमाग में ज्यादा ताजा होती है या ज्यादा डरावनी होती है, हमें लगता है कि उसके होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। हमारा दिमाग आंकड़ों को नहीं, बल्कि आसानी से याद आने वाली कहानियों को ज्यादा वजन देता है। चलिए अब आते हैं दूसरे बड़े मानसिक शॉर्टकट पर। यह शॉर्टकट हमारी रूढ़िवादी सोच यानी स्टीरियोटाइप्स पर आधारित है। इसे रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक कहते हैं। याद है वो पहला सवाल, लाइब्रेरियन या किसान? ज्यादातर लोगों ने शायद लाइब्रेरियन ही सोचा होगा, लेकिन क्या हुआ अगर मैं बताऊं कि एक जानकारी मिसिंग थी? मान लीजिए उस इलाके में 90% लोग किसान हैं और सिर्फ 10% लाइब्रेरियन। अब जवाब क्या होगा? ये जानकारी, जिसे बेस रेट कहते हैं, ये तो पूरा खेल ही बदल देती है। यहीं पर रिप्रेजेंटेटिवनेस ह्यूरिस्टिक काम करता है। हम किसी चीज की संभावना इस बात से तय करते हैं कि वो हमारे दिमाग में पहले से बनी हुई किसी इमेज से कितना मेल खाती है। शांत, चश्मे वाला पढ़ाकू इंसान, ये इमेज हमारे दिमाग में लाइब्रेरियन के खांचे में एकदम फिट बैठती है और इस चक्कर में हम असल आंकड़ों यानी बेस रेट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, तो हमारा दिमाग सिर्फ लोगों को लेकर ही नहीं, बल्कि नंबरों के मामले में भी बड़े आराम से धोखा खा जाता है। चलिए अब एंकरिंग और कुछ दूसरी आम गलतियों को समझते हैं। सोचिए, शॉपिंग पे निकले हैं। एक जैकेट देखी जिसका ओरिजिनल प्राइस टैग है 5,000 रुपए, लेकिन सेल में वो 3,000 की मिल रही है। एकदम शानदार डील लगती है ना? पर ऐसा क्यों? इसे कहते हैं एंकरिंग इफेक्ट। वो जो पहले कीमत थी ना 5,000 रुपए, वो दिमाग में एक एंकर या लंगर की तरह अटक जाती है। अब हर दूसरी कीमत को उसी से तौलकर देखा जाता है। 3,000 की कीमत अपने आप में अच्छी है या नहीं, ये सोचने के बजाय 5,000 से तुलना करके वो हमें बहुत अच्छी लगने लगती है। मार्केटिंग में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ऐसे ही एक और मजेदार गलती है गैम्बलर्स फैलेसी। मान लीजिए एक सिक्का उछाला और लगातार 5 बार हेड्स आया, तो ज्यादातर लोगों को लगेगा कि अरे अब तो पक्का टेल्स ही आएगा। लेकिन सच ये है कि सिक्के की कोई याददाश्त नहीं होती। हर टॉस अपने आप में एक नई घटना है और चांस हमेशा 50-50 ही रहता है। हमारा दिमाग रैंडम चीजों को समझने में थोड़ा कच्चा है। अच्छा, अब एक ऐसे बायस की बात करते हैं जो हम सबने मतलब पक्का कभी ना कभी महसूस किया होगा। इसे कहते हैं हिंडसाइट बायस। मतलब ये तो मुझे पहले से ही पता था वाली फीलिंग।
चुनाव के नतीजे आते हैं या कोई क्रिकेट मैच खत्म होता है और अक्सर सुनने को मिलता है, अरे मुझे तो पहले ही लग रहा था कि यही टीम जीतेगी। क्या वाकई पहले से पता था? नहीं, यही हिंडसाइट बायस है। जब कोई घटना हो जाती है तो हमारा दिमाग पास्ट को ऐसे बदल देता है मानो नतीजा तो पहले से ही साफ था, और हमें लगता है कि हम कितने समझदार थे। हम ये भूल जाते हैं कि नतीजा आने से पहले हम खुद कितने कंफ्यूज थे। तो हमने देखा कि हमारा दिमाग हमें कैसे कैसे धोखे दे सकता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? क्या अपनी सोच पर कंट्रोल वापस पाया जा सकता है? जवाब है हाँ, काफी हद तक हम कर सकते हैं। पर समाधान पर जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये बायस होते क्यों हैं। असल में ये हमारे दिमाग की कोई खराबी नहीं है, बल्कि एक फीचर है। हमारा सिस्टम 1 तेज चलने के लिए बना है। दिमाग को एनर्जी बचानी है और वो हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनता है। ज्यादातर मौकों पर ये शॉर्टकट काम भी आते हैं, लेकिन जब कोई जरूरी फैसला लेना हो तो ये खतरनाक हो सकते हैं। तो अपने फैसलों को बेहतर बनाने के लिए ये 4 कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, थोड़ा धीमे चलिए। जानबूझकर अपने लॉजिकल दिमाग यानी सिस्टम 2 को एक्टिवेट कीजिए। दूसरा, सिर्फ कहानियों पर नहीं, आंकड़ों और बेस रेट पर ध्यान दीजिए। तीसरा, दूसरों से भी सलाह लीजिए। इससे अपनी सोच को एक नया नजरिया मिलता है। और चौथा, जरूरी फैसलों में कभी जल्दबाजी मत कीजिए। दिमाग को सोचने का पूरा मौका दीजिए। देखिए, इन पूर्वाग्रहों को पूरी तरह से खत्म करना तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर हम इन्हें पहचानना सीख जाएं तो इनके असर को कम जरूर कर सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि अगला बड़ा फैसला कौन लेगा, आप या आपका कोई छिपा हुआ बायस? सोचिएगा जरूर। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम इंसान जो खुद को इतना लॉजिकल समझते हैं, हमेशा पूरी तरह सोचे समझे फैसले क्यों नहीं लेते? आज हम डैनियल kahneman के आइडियाज में गोता लगाएंगे और जानेंगे कि हमारे फैसलों के पीछे कौन सी छिपी हुई मनोवैज्ञानिक ताकतें काम कर रही होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या ये माना जा सकता है कि हमारे सभी फैसले हमेशा सिर्फ लॉजिक और अपने फायदे पर आधारित होते हैं? ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं, लेकिन क्या ये सच में उतना सीधा है? शायद नहीं। देखिए, यहीं पर ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में फर्क आता है। पुराना मॉडल कहता है कि हम सब एकदम परफेक्ट हैं, सारे फैसले कैलकुलेट करके लेते हैं, जबकि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स दिखाता है कि असल में हम कितने इमोशनल हैं और हमारे फैसले हमारी भावनाओं, डर और हमारे आसपास के माहौल से कितने ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम खोने के डर को समझेंगे, फिर दिमाग के कुछ ऐसे मजेदार खेलों को देखेंगे जो हमारी सोच को घुमा देते हैं। इसके बाद उस साइंस पर बात करेंगे जो इन सब के पीछे है, और आखिर में देखेंगे कि इन सब बातों का हमारी असल जिंदगी में क्या मतलब है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे ताकतवर भावनाओं में से एक के साथ, खोने का डर। ये एक ऐसी भावना है जो हमारे कई फैसलों की जड़ में बैठी होती है, खासकर जब बात उन चीजों की हो जो हमारे पास पहले से हैं। और इस डर के दिल में जो कॉन्सेप्ट है वो है लॉस अवर्शन। इसका मतलब बहुत सिंपल है, किसी चीज को खोने का दुख उतनी ही कीमत की चीज पाने की खुशी से कहीं कहीं ज्यादा होता है। सुनने में ये छोटी बात लगती है, लेकिन इसके असर बहुत बड़े हैं। सोचिए, कहीं से 100 रुपए मिल गए, अच्छा लगता है ना? एक छोटी सी खुशी मिलती है। लेकिन अब सोचिए कि जेब से 100 रुपए गिर गए। जो दुख होता है ना, वो उस खुशी से कहीं ज्यादा गहरा होता है। अमाउंट तो सेम है, पर इमोशनल असर बिल्कुल अलग। यही है पूरा खेल। देखिए, नुकसान से होने वाले दर्द का असर कितना ज्यादा है उतने ही फायदे से मिलने वाली खुशी के मुकाबले। और यही वजह है कि हम अक्सर कोई भी रिस्क लेने से इतना बचते हैं, भले ही उसमें फायदे की उम्मीद क्यों ना हो। और इसी खोने के डर से एक और बड़ी मजेदार चीज निकल कर आती है, एंडाउमेंट इफेक्ट। जैसे ही कोई चीज हमारी हो जाती है, हमारी नजरों में उसकी कीमत अचानक से बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसे खोने का डर भी साथ जुड़ गया है। मालिकाना हक हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देता है। और फिर आता है स्टेटस क्वो बायस, मतलब जैसा चल रहा है चलने दो। हम बदलाव से इसलिए कतराते हैं क्योंकि हर बदलाव में कुछ खोने का रिस्क होता है, भले ही उसमें कुछ पाने की कितनी ही बड़ी उम्मीद क्यों ना हो। और इसी चक्कर में हम कई बार अच्छी नौकरियों और मौकों को भी हाथ से जाने देते हैं। अच्छा, अब आते हैं दिमाग के कुछ और मजेदार खेलों पर। यहाँ हम ये समझेंगे कि सिर्फ किसी बात को कहने का तरीका हमारे फैसलों को कैसे पूरी तरह से पलट सकता है। जरा एक सिचुएशन सोचिए।
एक डॉक्टर कहता है कि एक ऑपरेशन में 90% लोग बच जाते हैं। ये सुनकर तसल्ली होती है ना? फैसला सेफ लगता है, ज्यादातर लोग हाँ कह देंगे। लेकिन अगर वही डॉक्टर कहे कि इस ऑपरेशन में 10% लोग मर जाते हैं, बात तो वही है, आंकड़े भी वही हैं, लेकिन इसे कहने का तरीका नेगेटिव होते ही हमारे अंदर डर बैठ जाता है। हम हिचकिचाने लगते हैं। इसी को कहते हैं फ्रेमिंग इफेक्ट। एक और दिमागी खेल है मेंटल अकाउंटिंग। हम पैसे को एक जैसा नहीं देखते। बोनस में मिले 1000 रुपए मस्ती वाले अकाउंट में जाते हैं और खर्च हो जाते हैं, लेकिन सैलरी से मिले 1000 रुपए जरूरत वाले अकाउंट में जाते हैं और उन्हें हम बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। है ना अजीब? अरे हाँ, ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर कही होगी। इसे कहते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। हम किसी गलत फैसले पर सिर्फ इसलिए अड़े रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही अपना टाइम या पैसा लगा चुके होते हैं, चाहे वो खराब फिल्म हो या कोई डूबा हुआ इन्वेस्टमेंट। तो सवाल ये है कि इन सारे अजीब बर्तावों के पीछे का साइंस क्या है? क्या कोई एक थ्योरी है जो इन सब बातों को एक साथ जोड़ती हो? जी हाँ, बिल्कुल है। और उस थ्योरी का नाम है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स की नींव है। ये थ्योरी कहती है कि हम लोग फैसले इस आधार पर नहीं लेते कि आखिर में हमारे पास क्या होगा, बल्कि इस आधार पर लेते हैं कि उस सफर में हमें फायदे और नुकसान का एहसास कैसे हो रहा है। हमारा पूरा ध्यान इस पर होता है कि हम कुछ पा रहे हैं या खो रहे हैं। और प्रोस्पेक्ट थ्योरी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है रेफरेंस पॉइंट, मतलब हमारा शुरुआती बिंदु। कोई भी नतीजा अच्छा है या बुरा, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम शुरू कहां से कर रहे थे। 60,000 की सैलरी किसी के लिए बहुत बड़ी खुशी हो सकती है और किसी के लिए बहुत बड़ा दुख। सब कुछ रेफरेंस पॉइंट का खेल है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब समझते हैं कि हमारी असल जिंदगी के फैसलों के लिए इसका क्या मतलब है और हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। हमने देखा कि हम नुकसान से कितना डरते हैं, अपनी चीजों को कितना ज्यादा आंकते हैं और अक्सर बदलाव से बचते हैं। हमें यह भी पता चला कि किसी बात को कहने का तरीका कितना मायने रखता है। हम पैसे को अलग अलग मेंटल खातों में रखते हैं और कई बार सिर्फ इसलिए गलत फैसलों से चिपके रहते हैं क्योंकि हम उसमें पहले ही बहुत कुछ लगा चुके होते हैं। तो ये सब जानने के बाद सवाल ये उठता है कि जब अगली बार कोई बड़ा फैसला लेने का मौका आएगा तो क्या इन दिमागी खेलों पर ध्यान जाएगा? क्या अब अपनी सोच को एक नई नजर से देखने की हिम्मत होगी? सोचिएगा जरूर। चलिए आज हमारे दिमाग के एक ऐसे छुपे हुए पहलू को समझते हैं जो हमारे हर फैसले पर असर डालता है, खास तौर पर जब बात जोखिम की हो। आज हम बात करेंगे प्रोस्पेक्ट थ्योरी की। हम सबको यही लगता है कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना? खासकर जब पैसों की बात आती है तो हम सोचते हैं कि हम बहुत सोच समझकर फैसले लेते हैं। पर क्या वाकई ऐसा होता है? आइए एक छोटी सी सिचुएशन को इमेजिन करते हैं। आपके सामने दो ऑप्शन है। पहला, आपको पक्का 1000 रुपए मिलेंगे। दूसरा, एक दांव है। 50% चांस है कि आपको 2000 मिलेंगे, पर 50% चांस ये भी है कि कुछ नहीं मिलेगा। क्या चुनेंगे? ठीक है, अब इसी कहानी को थोड़ा पलट देते हैं। इस बार फायदे की नहीं, नुकसान की बात है। पहला ऑप्शन, आपकी जेब से पक्का 1000 रुपए जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, फिर से एक दांव। 50% चांस है कि आपके 2000 रुपए चले जाएंगे, लेकिन 50% चांस ये भी है कि आपका एक भी पैसा नहीं जाएगा। अब क्या फैसला होगा? अब मजे की बात सुनिए, ज्यादातर लोग फायदे के मामले में पहला ऑप्शन चुनते हैं, मतलब पक्का वाला 1000 रुपया। लेकिन नुकसान के मामले में वो दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, यानी रिस्क लेने वाला। एक ही सिचुएशन में हम सेफ खेल रहे हैं और दूसरी में रिस्क ले रहे हैं। ऐसा क्यों? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाएंगे। और इसी पहेली का जवाब छिपा है प्रोस्पेक्ट थ्योरी में। तो ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी है क्या? इसे डैनियल kahneman और एमोस टवस्की ने दिया था। देखिए, जो पुरानी इकोनॉमिक्स थी ना, वो मानती थी कि इंसान हमेशा लॉजिकल होता है, पर ये थ्योरी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं देखते कि आखिर में हमारे पास कुल कितना पैसा होगा। हम तो बस ये देखते हैं कि हमारी आज की सिचुएशन से हमें कुछ मिल रहा है या हमारा कुछ जा रहा है। सब कुछ रिलेटिव है। तो फिर हम असल में सोचते कैसे हैं? देखिए, सीधी सी बात है। पहली, हम इमोशनल हैं, हमारे फैसले भावनाओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरी और सबसे जरूरी बात, हमें जितना फायदा पाने की खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा नुकसान होने का डर होता है। और तीसरी, हम प्रोबेबिलिटी यानी संभावनाओं को समझने में अक्सर गलती कर देते हैं।
चलिए अब इस थ्योरी के सबसे पावरफुल हिस्से को समझते हैं, हमारे अंदर नुकसान से बचने की ये जो गहरी इच्छा है उसे। इसे कहते हैं लॉस अवर्जन, मतलब किसी चीज को खोने का दुख उसी चीज को पाने की खुशी से कहीं ज्यादा होता है। कितना ज्यादा? रिसर्च कहती है लगभग 2 गुना। जी हाँ, डबल। इसे ऐसे समझिए, 100 रुपए खोने पर जो साइकोलॉजिकल पेन होता है ना, वो करीब करीब 200 रुपए पाने की खुशी के बराबर होता है। सोचिए कितना बड़ा अंतर है। और हमारे ज्यादातर अजीबोगरीब फैसलों की जड़ यही इम्बैलेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि असल में क्या हो रहा है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि उसे हमारे सामने कैसे रखा जा रहा है। हमारा नजरिया, हमारा पर्सपेक्टिव ही सब कुछ है। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। मान लीजिए 600 लोग बीमार हैं। ऑप्शन ए है एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे 200 लोगों की जान बच जाएगी, और ऑप्शन बी है एक ऐसा ट्रीटमेंट जिससे 400 लोग मर जाएंगे। अब आप देखिए, दोनों का मतलब तो एक ही है ना? लेकिन जब इसे पॉजिटिव तरीके से यानी जान बचाने की तरफ फ्रेम किया जाता है तो ज्यादातर लोग उसे चुनते हैं, और जब मरने की तरह नेगेटिव फ्रेम में रखा जाता है तो लोग उससे दूर भागते हैं। देखा, बात वही, पर नजरिया बदलते ही फैसला बदल गया। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है और बढ़कर 55,000 हो जाती है, तो क्या होगा? खुशी होगी। अब दूसरा केस, किसी की सैलरी 60,000 थी और वो कटकर 55,000 हो गई, अब क्या होगा? बहुत दुख होगा। जबकि दोनों ही सूरतों में फाइनल सैलरी तो 55,000 ही है। सारा खेल शुरुआती पॉइंट यानी रेफरेंस पॉइंट का है। एक में ये फायदा लगा, दूसरे में नुकसान। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि रिस्क को लेकर हमारा रवैया कैसे बदलता है। इसके 4 अलग अलग चेहरे हैं। प्रॉस्पेक्ट थ्योरी का एक और मजेदार हिस्सा ये है कि हम संभावनाओं को सीधे सीधे नहीं देखते। हम छोटी संभावनाओं को असल से कहीं ज्यादा आंकते हैं और बड़ी संभावनाओं को कम। तभी तो लोग लॉटरी का टिकट खरीदते हैं। जीतने का चांस बहुत ही कम होता है, लेकिन दिमाग में वो बड़ा लगता है। तो ये 4 पैटर्न क्या हैं? जब फायदा पक्का जैसा हो यानी ज्यादा संभावना हो तो हम रिस्क नहीं लेते, सेफ खेलते हैं। लेकिन जब फायदा लॉटरी जैसा हो यानी कम संभावना हो तो हम रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। अब नुकसान की बात, जब नुकसान पक्का जैसा लगे तो हम उससे बचने के लिए और भी बड़ा रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। और जब नुकसान का चांस कम हो तो हम इंश्योरेंस लेकर रिस्क से बचते हैं। तो इस पूरी थ्योरी का हमारी असली दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या असर होता है, चलिए देखते हैं। शेयर मार्केट इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अक्सर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो स्टॉक बढ़ रहा होता है उसे थोड़ा सा फायदा होते ही बेच देते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं ये फायदा चला ना जाए, और जो स्टॉक गिर रहा होता है उसे पकड़े रहते हैं इस उम्मीद में कि वो कभी तो ऊपर आएगा। और इसी चक्कर में लोग अक्सर छोटे फायदे लेकर निकल जाते हैं और बड़े नुकसान झेलते रहते हैं। लेकिन इसकी एक अच्छी साइड भी है। अब जब हम ये जानते हैं कि लोग कैसे सोचते हैं, तो सरकारें और कंपनियां बेहतर पॉलिसी बना सकती हैं। चाहे वो टैक्स हो, हेल्थ केयर हो या सेविंग्स प्लान, वो ऑप्शंस को इस तरह से फ्रेम कर सकती हैं कि लोग अपने आप ही बेहतर फैसले लेने के लिए मोटिवेट हों। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये है कि हम कोई लॉजिकल कैलकुलेटर नहीं हैं। हमारे फैसले अक्सर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पर टिके होते हैं। कह सकते हैं कि हम सोचने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि महसूस करने वाली मशीनें हैं जो सोचती भी हैं। और हमारे हर फैसले में ये बात झलकती है। तो एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अब जब हमने अपने दिमाग के इन छुपे हुए शॉर्टकट्स के बारे में पता है, तो क्या हम अपने जरूरी फैसलों को देखने का नजरिया बदल सकते हैं, उन्हें एक नए तरीके से फ्रेम कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर। अच्छा, खुशी क्या है ये? क्या हम सच में जानते हैं कि खुशी क्या होती है? हमें लगता है कि हम जानते हैं, लेकिन नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कैनेमन की माने तो ये मामला इतना सीधा है नहीं जितना हम सोचते हैं। तो चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, जो जिंदगी हम जीते हैं, हर पल, हर लम्हा, और जो जिंदगी हमें बाद में याद रहती है, क्या वो दोनों एक ही चीज हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक पहेली है, और यही पहेली आज की हमारी पूरी बातचीत का सार है। अब इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारी खुशी का जो फैसला है ना, वो कोई एक चीज नहीं करती। असल में हमारे अंदर दो अलग अलग किरदार बैठे हैं जो ये तय करते हैं। और ये 2 किरदार कौन हैं? पहले हैं अनुभवी स्व, मतलब एक्सपीरियंसिंग सेल्फ,
और दूसरे हैं याद रखने वाले स्व, यानी रिमेंबरिंग सेल्फ। कहने मन का पूरा रिसर्च, पूरा काम इन्हीं दोनों के बीच के फर्क को समझाता है। देखिए, एक हिस्सा वो है जो जिंदगी को पल पल जीता है, महसूस करता है, और दूसरा हिस्सा एक कहानीकार की तरह है जो बाद में उन पलों की कहानी बुनता है। दोनों ही हमारी खुशी को बनाते हैं, पर दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और मिलते हैं अपने इन दो मन से जो 24 घंटे हमारी जिंदगी और हमारी खुशी की कहानी लिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुभवी स्व की। ये हमारा वो हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ अभी में, यानी प्रेजेंट मोमेंट में जीता है। इसका काम है हर पल को अनुभव करना, और इसका सवाल भी बड़ा सीधा है, अभी इस पल में कैसा महसूस हो रहा है, बस। और फिर है दूसरा खिलाड़ी, याद रखने वाला स्व। अब ये कौन है? ये है हमारे अंदर का कहानीकार, हमारे जीवन की फिल्म का एडिटर। इसका काम है बाद में बैठकर यह तय करना कि कौन से सीन रखने हैं और कौन से काटने हैं, कौन सी यादें कहानी का हिस्सा बनेंगी और कौन सी भुला दी जाएंगी। यहां पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इन दोनों की प्रायोरिटीज, इनकी प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। अनुभवी स्व चाहता है कि अभी इसी पल में खुशी मिले, लेकिन याद रखने वाले स्व को एक अच्छी कहानी चाहिए, एक यादगार कहानी। और उसे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि उस कहानी को बनाने में थोड़ा बहुत दुख या तकलीफ हुई हो। और बस यहीं से हमारी जिंदगी के फैसलों में सारा कंफ्यूजन और टकराव शुरू होता है। तो सवाल ये उठता है कि ये याद रखने वाला स्व हमारी यादें बनाता कैसे है? क्या ये हर पल को बराबर तवज्जो देता है? बिल्कुल नहीं। इसके अपने कुछ नियम हैं, और सच कहूं तो ये नियम काफी बायस्ड हैं, पक्षपाती हैं। ये अक्सर हमारी असली अनुभव की सच्चाई को तोड़ मरोड़ देते हैं। पहला नियम है पीक एंड रूल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमारा दिमाग किसी भी घटना को, किसी भी एक्सपीरियंस को सिर्फ दो पलों के आधार पर जज करता है। एक उसका सबसे इंटेंस पल यानी पीक, और दूसरा उसका अंत। बस बाकी सब भूल जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक शानदार छुट्टी पर गए, 7 दिन खूब मजे आए, लेकिन आखिरी दिन एयरपोर्ट पर आपका सामान खो गया। अब पीक एंड रूल के हिसाब से आपका दिमाग उस खराब अंत की वजह से पूरी छुट्टी को ही शायद बुरा याद रखेगा, है ना जी? और दूसरा नियम तो इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। इसे कहते हैं ड्यूरेशन नेग्लेक्ट। इसका मतलब है हमारा याद रखने वाला मन इस बात की परवाह ही नहीं करता कि कोई अच्छा या बुरा अनुभव कितनी देर तक चला। मतलब दर्द 5 मिनट का था या 50 मिनट का, इससे याददाश्त को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो अनुभव की लंबाई को, उसकी ड्यूरेशन को लगभग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। इसे समझने के लिए एक बड़ा ही कमाल का मेडिकल एक्सपेरिमेंट किया गया। जरा सोचिए, 2 ग्रुप हैं मरीजों के। मरीज ए को एक छोटी लेकिन बहुत तेज दर्द वाली मेडिकल प्रक्रिया से गुजारा गया। ठीक, अब मरीज बी को भी उसी प्रक्रिया से गुजारा गया, लेकिन उसके केस में प्रक्रिया के अंत में कुछ मिनटों के लिए दर्द को थोड़ा कम कर दिया गया। मतलब मरीज बी ने कुल मिलाकर ज्यादा देर तक दर्द सहा। तो अब सवाल यह है कि बाद में जब पूछा गया तो किस मरीज को वो प्रक्रिया कम दर्दनाक याद रही? मरीज ए को जिसे कम देर दर्द हुआ, या मरीज बी को जिसने कुल मिलाकर ज्यादा दर्द सहा लेकिन जिसका अंत थोड़ा बेहतर था? और नतीजा चौंकाने वाला था। मरीज बी, जी हां, जिस मरीज ने ज्यादा देर तक दर्द सहा था, उसे वो अनुभव कम दर्दनाक याद रहा। क्यों? क्योंकि उसका एंड बेहतर था। ये पीक एंड रूल और ड्यूरेशन निग्लेक्ट का एकदम सटीक लाइव डेमो है। हमारा याद रखने वाला मन कहानी के एंड की परवाह करता है, कुल दर्द के टोटल की नहीं। तो ठीक है, हमारी यादें पक्षपाती हैं, ये तो समझ आ गया, पर इसका हमारी जिंदगी पर, हमारी खुशी की तलाश पर क्या असर पड़ता है? खासकर जब हम बड़े बड़े फैसले लेते हैं, तब ये चीज हमें कैसे गुमराह करती है? चलो पैसे का उदाहरण लेते हैं। हम सबको लगता है कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, और हाँ, रिसर्च भी यही कहती है, लेकिन सिर्फ एक हद तक। एक बेसिक इनकम लेवल तक पहुंचने पर रोज की खुशी वाकई बढ़ती है, लेकिन उस लेवल के बाद और ज्यादा पैसा आपकी रोजमर्रा की खुशी पर कुछ खास असर नहीं डालता, वो एक जगह आकर रुक जाती है। तो यहां हमें एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। जीवन की संतुष्टि और रोज की खुशी, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जीवन संतुष्टि यानी लाइफ सेटिस्फैक्शन, ये हमारे याद रखने वाले स्व के लिए है। ये उसकी कहानी है कि जिंदगी में क्या हासिल किया, क्या बड़े काम किए। और रोज की खुशी, वो हमारे अनुभवी स्व के लिए है।
आज का दिन कैसा बीता, छोटे छोटे पलों में कैसा महसूस हुआ। कहने मन इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, फोकसिंग इल्यूजन। इसका मतलब है कि जब हम किसी एक चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, मान लीजिए एक नई गाड़ी खरीदने के बारे में, तो हमें लगता है कि वो चीज हमारी जिंदगी बदल देगी, हमें बहुत ज्यादा खुश कर देगी। हम उस एक चीज के असर को बहुत बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं और इसी वजह से होता है हेडोनिक एडेप्टेशन। बड़ा फैंसी शब्द है पर मतलब सीधा है। जो नई गाड़ी या नया घर शुरू में हमें बहुत खुशी देता है, कुछ ही समय में वो खुशी फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है, आम हो जाती है। हमारा अनुभवी स्व जो हर पल को जीता है, वो बहुत जल्दी इन चीजों का आदी हो जाता है और फिर उन पर ध्यान देना ही बंद कर देता है। तो फिर सवाल वही है, अगर ये छोटी छोटी खुशियां आती जाती रहती हैं और हमारी यादें भी भरोसे के लायक नहीं हैं, तो फिर सच्ची लंबे समय तक टिकने वाली जीवन की संतुष्टि कहां से आती है? कौन सी चीजें हैं जो सच में मायने रखती हैं? और यहाँ रिसर्च बिल्कुल साफ है। असली संतुष्टि गहरी चीजों से मिलती है, जैसे कि जिंदगी में कोई मकसद होना जो सिर्फ अपने लिए ना हो, अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ मजबूत रिश्ते होना और ऐसी चीजें हासिल करना जिन पर हम सच में गर्व कर सकें। यही वो चीजें हैं जो हमारे याद रखने वाले स्व के लिए एक दमदार और मतलब भरी कहानी तैयार करती हैं। तो बात का सार ये है कि एक अच्छा, एक भरपूर जीवन जीने के लिए हमें दोनों का ख्याल रखना होगा। हमें अपने अनुभवी स्व के लिए अच्छे पल बनाने होंगे ताकि रोज की जिंदगी खुशगवार हो, और साथ ही हमें अपने याद रखने वाले स्व के लिए एक ऐसी कहानी भी बनानी होगी जिसे हम बाद में देखें तो संतुष्टि महसूस हो। तो अगली बार जब कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद से जरूर पूछेगा, ये फैसला कौन ले रहा है? वो मन जो अभी की खुशी चाहता है या वो मन जो एक अच्छी याद बनाना चाहता है? हम पलों के लिए जी रहे हैं या यादों के लिए? शायद असली खुशी का राज इन दोनों के बीच संतुलन बनाने में ही छुपा है।